आज हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल फार्मेसी हम पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स। डोजेज फॉर्म क्या होती है? डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग। फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग जो है किसी ड्रग की फिजिकल फॉर्म जिसमें आप उसको इनटेक करवाते हो अपनी बॉडी के अंदर, जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स, क्रीम्स। आप टॉपिकली उसको अपनी स्किन के ऊपर लगाते हो, फिर एंट्रल्स अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हो, तो फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग इज कॉल्ड डोजेज फॉर्म। तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स जो हैं, चाहे वो लिक्विड हैं, सॉलिड्स हैं, सेमी सॉलिड्स हैं, उनको उनको फॉर्मुलेट करने का तरीका क्या है? उनको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं स्टेप्स, जो कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, जिससे दवाई जो है रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल में दो चीजें आती हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट्स, जिनको एडिटिव्स भी कहा जाता है। कभी भी आपकी जब भी डोजेज फॉर्म बननी है, एक मेडिसिन को एक शक्ल मिलनी है, तो उसके अंदर, उसकी फॉर्मुलेशन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होती है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिसकी कोई ना कोई थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है जिसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। और डोजेज फॉर्म बनाने के लिए हम बहुत से एडिटिव्स यूज करते हैं, जिसके अंदर स्टेबलाइजर्स आ जाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स के डिफरेंट जो हैं वो एडिटिव्स होते हैं। तो ये हम लोग आगे फॉर्मुलेशन भी देखते हैं कि किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए उसके डोजेज फॉर्म का जो प्रोसीजर है, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट और जो है जिसको मेडिसिनल एजेंट या थेरेप्यूटिक एजेंट भी कहा जाता है, और जो एडिटिव हैं उनको किस तरीके से मिक्स करके और किन स्टेप्स को फॉलो करके वो मेडिसिन बनाई जाती है। फॉर्मुलेशन स्टडीज की हम बात करते हैं तो फॉर्मुलेशन स्टडी में हम ये देखते हैं कि एक ऐसा ड्रग, जो कि एवरी ड्रग इज अ केमिकल, एवरी ड्रग इज अ पॉइजन। एक पॉइजन को मेडिसिन में कन्वर्ट क्या करता है? उसका राइट डोज। उसी पॉइजन को आप, उसी ड्रग को आप अगर राइट डोज पे लोगे तो एज अ मेडिसिन काम करेगी। तो हम लोग उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो प्रॉपर डोजेज फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम उसका एक डोज सेट कर लेते हैं। फिर हम जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो जो जनरल पब्लिक है उसके कन्वेंशनल बनाते हैं उनके इस्तेमाल के लिए। अगर आप किसी को, जस्ट जैसे पैरासीटामोल है, मैं आपको एग्जांपल देने लगी हूँ, जैसे एक पैरासीटामोल है, आप किसी को पैरासीटामोल पाउडर दे दो, मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दे दो, एपीआई दे दो, उसके लिए फजूल है जब तक आप उसको एक डोजेज फॉर्म ना बनाते। तो आप उसको जो है 5 ग्राम दे दो और को रोज इसके अंदर से 500 मिलीग्राम जो है ना, दिन में खाओ 500 मिलीग्राम निकाल के, शाम में 500 मिलीग्राम निकाल के खाओ, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसे वे करेगा वो बंदा, किस तरीके से? वो उसके लिए कन्वेंशनल नहीं है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। आप इसकी अगर उसे डोजेज फॉर्म बना दो ना, आप उसको एक फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग दे दो, आप उसको टेबलेट दे दो 500 मिलीग्राम की, और उसको यार ये दिन में एक खा लेना, एक रात में खा लेना, उसके लिए बड़ी आसानी है, कन्वेंशनल है, बड़ी इजीली जो है थेराप्यूटिक, ऑप्टिमम थेराप्यूटिक जो है थेराप्यूटिक्स अचीव किया जा सकता है। तो जो मेन फॉर्मुलेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि आप एक ऐसी कुछ जो है ड्रग को डिजाइन करो, उसको फॉर्मुलेट करो जो पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो, और वो एक स्टेबल प्रोडक्ट हो। स्टेबल प्रोडक्ट हो, वो रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर ड्रग जो है वो पेशेंट तक डिलीवर किया जा सके, और एक ऑप्टिमम थेरेप्यूटिक बेनिफिट जो है वो हासिल किया जा सके। उस ड्रग की एक प्रॉपर स्टेबिलिटी हो, उसकी शेल्फ लाइफ जो है, मोस्टली ड्रग्स जो हैं जो मार्केट में आती हैं, मैक्सिमम ड्रग्स की शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर 2 ईयर्स जो शेल्फ लाइफ होती है जिसपे वो मार्केट में अवेलेबल होती है। तो वो पूरी शेल्फ लाइफ में वो ड्रग स्टेबल हो। जो पहले दिन उसकी फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी थी, लास्ट डे एक्सपायरी से एक दिन पहले भी उसकी सेम वही एक्टिविटीज हो, चेंजेस ना आए। ऐसा ना हो कि भाई ये दवाई एक्सपायरी के करीब है तो ये ठीक से असर नहीं करेगी, ये दवाई जो है ये अभी अभी बनी है 2 महीने पहले, इसका बड़ा अच्छा असर होगा, इसको खा लो खा लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटेन करना चाहिए उसको अपनी इस थेरेप्यूटिक स्टेटस को। सबसे पहले हम लोग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म देखते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो डोजेज फॉर्म है दैट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म, और उसमें से भी कौन सा है? टैबलेट। मोस्टली मैक्सिमम जो डोजेज फॉर्म सेल होती है और यूज होती है वो टैबलेट्स हैं। ठीक है। और सॉलिड डोजेज फॉर्म की दूसरी एग्जांपल क्या है? कैप्सूल्स। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी सबसे ज्यादा है, इनका सेलिंग भी सबसे ज्यादा है, और इनका इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स में देखें तो फॉर्मुलेशन के अंदर सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि एक टैबलेट को बनाने के लिए कौन कौन से एक्टिव और कौन कौन से एडिटिव्स इस्तेमाल होते हैं।
तो कौन कौन से एक्टिव इस्तेमाल होंगे? एक्टिव तो वो ड्रग है जिसकी वो टैबलेट बनाई जा रही है। एडिटिव्स की हम बात करें तो बहुत से एडिटिव्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। एडिटिव्स का मकसद जो होता है उसको स्टेबल बनाना भी हो सकता है, उसको बनाने में हेल्प करना भी हो सकता है, उसके लिए उसको एज अ डायलुएंट एक्शन भी हो सकता है, उसका एज अ बाइंडर भी यूज हो सकता है, एज अ लुब्रिकेंट भी यूज हो सकता है, एज अ बफर यूज हो सकता है पीएच मेंटेन करने के लिए, एज अ स्टेबलाइजर यूज हो सकता है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, डिसइंटीग्रेंट ताकि बॉडी के अंदर जाके ड्रग खुल जाए, टूटे, कलरेंट्स उसको कलर, जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी देखें कलर टैबलेट्स मौजूद हैं कलर ऐड ऑन करने के लिए, और फ्लेवर और स्वीटनेस के लिए भी जो है एडिटिव्स यूज होते हैं टैबलेट्स में। ये होगी फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, जिसके अंदर हमने एक्टिव, हमने एक फार्मूला बता दिया कि ये चीजें ऐड होंगी और मेडिसिन बनेगी। अब हम जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं स्टेप्स। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आते हैं? स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? स्टेप्स ये हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, मतलब एक रॉ मटेरियल और जो है रॉ मटेरियल जो है ये सारे रॉ मटेरियल की फॉर्म में चीजें हैं, इनको किस तरीके से हम लोग किन प्रोसीजर से गुजारते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और मेडिसिन बना लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलवेज अबाउट स्टेप्स, कि वो कौन सा मेथड है जो आप यूज करते हो, मेथोडोलॉजी क्या है टैबलेट बनाने की, और फॉर्मुलेशन जो है वो हमेशा क्या होती है, वो फार्मूला होता है जिसके अंदर एक्टिव और एक्सीपिएंट्स या एडिटिव्स मौजूद होते हैं। तो आगे ये चीज़ आप याद रखिएगा जब हम लोग मजीद डोजेज फॉर्म पढ़े होंगे कि फॉर्मुलेशन में फार्मूला आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में बनाने के तरीके आएंगे। तीन तरीकों से टैबलेट बन सकती है, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन। वेट ग्रेनुलेशन में हम क्या करते हैं, अब इसके स्टेप्स देखें। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या कर लेंगे, जो फॉर्मुलेशन दी हुई है कि इतनी ये चीज़ चाहिए, इतनी ये चीज़ चाहिए, इतनी ये चीज़ चाहिए, सारी चीज़ों को हम वे करते हैं और फिर उनको ब्लेंड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग के बाद हम उनके ग्रेनुलेशन करते हैं। हम उनके अंदर जो है लिक्विड ऐड ऑन करके बाइंडर डाल के हम उसको ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं। सबसे पहले बनती है उसकी डो बनती है, ठीक है। डो को फिर हम लोग एक सीव जैसे घरों में पहले वक्तों में जो है आटा छानने के लिए सीव्स यूज होती थी, छन्नी यूज होती थी, उस तरह की हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है ना स्मॉल लेवल पे, लैब लेवल के ऊपर उस तरह की सीव्स हैं, हमारी लैब में भी हैं, आप प्रैक्टिकल भी करोगे सीव्स के साथ। लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बड़ी बड़ी सीव्स होती हैं। हर सीव साइज जिस तरह जितने साइज का आपको ग्रेन्यूल चाहिए उस साइज की जो है आप सीव चूज करते हो। उसके बाद जो है उस सीव के ऊपर से आप वो जो आपने डैम सा मास बनाया है, जो आपने ग्रेन्युलेशन की है, मतलब अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं ना, तो जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो उसकी जैसे डो नहीं बन जाती, उस तरीके से आपकी जो है ना ये पूरे ब्लेंड बन जाता है इंग्रेडिएंट्स का, उनकी डो सी बन जाती है। वो इतनी स्लाइमी नहीं होती जैसे आटे की है, लेकिन उस तरीके की एक डो सी बन जाती है, एक डैम्प मैस बन जाता है, एक डैम्प मैस सा बन जाता है। फिर आप उसको उन सीव्स के ऊपर से, स्क्रीन्स के ऊपर से गुजारते हो। अब उन सीव्स के अंदर या उन स्क्रीन्स के अंदर पोर्स होते हैं, वो पोर साइज वो है जिस साइज का आपको ग्रेन्यूल चाहिए। जैसे आप उसके ऊपर से गुजारोगे तो नीचे से जो है आप उसी साइज के ग्रेन्यूल्स या पैलेट्स को बनाओगे। फिर आप उसको ड्राइंग पे ले जाते हो, अब बन गए हैं आपके ग्रेन्यूल्स। तो उस ग्रेन्यूल बनाने का पॉइंट क्या है? आप ग्रेन्यूल क्यों बना रहे हो? आप पाउडर ही क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? इतना ज्यादा जो है इसके अंदर ये स्टेप्स क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि जब पाउडर को आप डायरेक्ट मशीन में लेके जाओगे कंप्रेशन के लिए, तो पाउडर डायरेक्ट मशीन में जाकर आपका पाउडर जो है वो जैसे ही कंप्रेशन होगी हवा में उड़ेगा। इससे आपका प्रोडक्ट जाया हो सकता है। आपकी जो यील्ड है, जो आप थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हो कि भाई मैंने इतने इंग्रेडिएंट से इतना प्रोडक्ट बनाना है, एट द एंड जो यील्ड आती है, एक्चुअल यील्ड आती है, वो थ्योरेटिकल यील्ड से डिफरेंट होती है। तो उस चीज से बचाने के लिए, नुकसान से बचने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, हम उस पाउडर को ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ड्यूरिंग कंप्रेशन जो है टैबलेट जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, कंप्रेशन के टाइम पे मशीन में जाएगी, तो कंप्रेशन के टाइम पे वो पाउडर जो है वो एयर के अंदर डिस्पर्स नहीं होगा। वो ग्रेन्यूल्स जो अब सीव से हमने निकाल के अब एक अपने पसंद के पार्टिकल साइज के अंदर कन्वर्ट कर लिया उन ग्रेन्यूल्स को, अब हम क्या करेंगे, अब हम उनको थोड़ा ड्राई करेंगे। हमने इतना भी ड्राई नहीं करना कि कंप्लीटली मॉइस्चर खत्म हो जाए। एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जो कि हमारे एसओपीज में लिखा होता है, उतना हम लोग उसके अंदर मॉइस्चर रखते हैं। कंप्लीटली तौर पे अगर हम मॉइस्चर उड़ा देंगे तो आपकी जो टेबलेट्स हैं वो जब बनेगी तो उनके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ड्राई करने के बाद ड्राई स्क्रीनिंग होती है, मतलब कि उस ड्राइड ग्रेन्यूल्स को हम दोबारा से उन्हीं सीव्स के ऊपर से या उन्हीं स्क्रीन्स के ऊपर से गुजारते हैं, ताकि हम लोग मेक श्योर कर लें कि जो पार्टिकल साइज हमने तमाम ड्रग का बनाना था वही पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज कुछ का कम और कुछ का ज्यादा नहीं है।
अब ये रेडी है मटेरियल। अब हम इसको, इसके अंदर थोड़ा सा लुब्रिकेंट ऐड करेंगे ताकि मशीन के अंदर से इजीली तौर पे जो है वो फ्लो करे आपका ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, और स्टिक ना करें मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के साथ। और लास्ट में जो है हम जब इसको कंप्रेशन मशीन से निकालेंगे तो कंप्रेशन मशीन से निकलने के बाद कंप्रेस होकर टैबलेट्स निकल आएंगी। कुछ टैबलेट्स जो हैं इस स्टेप के बाद उनकी फिल्म कोटिंग होती है, कुछ की जो है डिफरेंट तरीके की उनके एसओपीज के मुताबिक उनकी कोटिंग्स भी होती हैं। कुछ की फिल्म कोटिंग होती है, कुछ की शुगर कोटिंग होती है, कुछ की इंटेरिक कोटेड भी होती है, लेकिन जनरल स्टेप्स यही हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन के अंदर क्या होता है? ड्राई ग्रेनुलेशन के अंदर इसको स्लगिंग भी कहा जाता है। एक तो इसका दूसरा नाम क्या है? स्लगिंग। इसमें हम सारे के सारे मैटर को जो है इकट्ठा करते हैं, वे करते हैं। वे करने के बाद आप एक एक ही दफा कंप्रेस करके उस तमाम के तमाम जो मटेरियल आपने इकट्ठा किया है, जो फॉर्मूला था आपका जिसमें एक्टिव और एडिटिव थे, आपने उन सबको इकट्ठा करके आपने एक बड़ा सा स्लग बना लिया है, मतलब एक बड़ा सा पत्थर बना लिया है। अब स्लग के बाद आपने क्या करना है? कंप्रेस करके ना, उसको दबा के कंप्रेस करके आपने एक बड़ा सा पत्थर बना लिया। अब क्या करेंगे? आप अपने उस स्लग को तोड़ना है। नेक्स्ट स्टेप इज क्रशिंग ऑफ द स्लग। आप उस स्लग को उतना तोड़ोगे, उस लेवल पे तोड़ोगे जितना आपको पार्टिकल साइज चाहिए। आप उसको बिल्कुल ही क्रश करके पाउडर पाउडर नहीं कर दोगे। आप उसको इतना तोड़ोगे कि उसका जो है क्या हो जाएगा, पार्टिकल साइज उतना बन जाएगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। वेट ग्रेनुलेशन में जो हम लोग सीव से गुजार के पार्टिकल साइज कर रहे थे, यहाँ पे एक ही दफा कंप्रेस करके हम लोगों ने हार्ड फॉर्म में उसका स्लग बना लिया। हार्ड फॉर्म में स्लग बनाने के बाद हम उसको तोड़ेंगे, और तोड़ तोड़ के हम उसको उस पार्टिकल साइज पे लेके आएंगे जिस पार्टिकल साइज की हमें रिक्वायरमेंट है। अब ये रेडी है। इसको हम लोग एक दफा स्क्रीनिंग या सीव से गुजारेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो है ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तमाम पार्टिकल साइज का साइज हो गया है, तमाम ग्रेन्यूल्स का साइज उतना ही है। उसके बाद हम उसके अंदर लुब्रिकेंट डालेंगे, हम उसके अंदर ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो डाल के उसको मशीन के अंदर से कंप्रेस कर लेंगे। ये हमारा है ड्राई ग्रेनुलेशन। इसके अंदर देखिए हमने कोई भी जो है डायलुएंट यूज करके उसकी डो नहीं बनाई। हमने उसको जो है वेट फॉर्म में, जो ये इसका डैम्प मैस बना था, जो मैंने आपको जिसके आटा गूंदने से एग्जांपल दी थी कि वो जो डो बन जाती है, इस तरह से इसमें नहीं बनी, बल्कि इसमें हमने कंप्रेस करके एक पत्थर सा बना लिया था, स्लग बना लिया था। थर्ड मेथड जो है वो डायरेक्ट कंप्रेशन है। इसमें यह है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो ऑलरेडी ही ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होते ही नहीं है। ड्रग खुद इनहेरेंटली इनेटली जो है वो है ही ग्रेनुलर फॉर्म में। तो हम उसके ऊपर ड्राई कंप्रेशन या वेट कंप्रेशन करके हम उसको क्यों दोबारा से उसके ऊपर जो है ड्राई ग्रेनुलेशन या वेट ग्रेनुलेशन करके हम दोबारा से उसके ऊपर क्यों रिसोर्सेज आया करें जब वो ऑलरेडी ग्रेनुलर फॉर्म में है। हम जो है उसको डायरेक्टली जो है वो कंप्रेशन में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है ही नहीं। ऐसे ड्रग्स की एडहेसिव पावर भी अच्छी होती है, ठीक है, वो इजीली जो है वो टेबलेट फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, और इनको हमें जो है कन्वर्ट नहीं करना पड़ता खुद से ग्रेनुलर फॉर्म में। इसकी एक एग्जांपल इन्होंने एस्प्रिन की दी है कि एस्प्रिन की ग्रेनुलेशन जरूरी नहीं है। एस्प्रिन के जो है रॉ मटेरियल को डायरेक्ट हम लोग एडिटिव्स ऐड ऑन करवा कर कंप्रेशन पे ले जाते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को ये देखें ड्राई और वेट की एक स्कीमेटिक सी डायग्राम है। इसके अंदर मैंने आपको ये दिखाना है कि सबसे पहले ये वेट और ड्राई यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले सारी चीजें डिस्पेंस हुई, उसके बाद आपका मिक्सचर मिक्स हुआ, मिक्सचर के बाद ये ड्राई वेट ग्रेनुलेशन हो रही है, और ये मिक्सचर के बाद ये ड्राई ग्रेनुलेशन हो रही है। ड्राई ग्रेनुलेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे उसका स्लग बनाकर उसको तोड़ते हैं, और यहाँ पे वेट ग्रेनुलेशन में क्या करते हैं कि उसको जो है उसकी डो बनाकर उसको सीव से गुजारते हैं, फिर इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद आपने उसको दोबारा से जो है सीव से गुजारना है, और फिर उसको लुब्रिकेंट के साथ मिक्स करके मशीन में लगा देना है। ठीक है, मशीन से निकलेंगी टैबलेट्स, और लास्ट में उसकी कोटिंग कर लेनी है। डिस्पेंसिंग करनी, डिस्पेंसिंग के बाद मिक्सिंग, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है, फिर उनका एक ग्रेनुल जो है वेट ग्रेनुलेशन के अंदर उनका एक डैम्प मैस बना लेना है, फिर उसको सील से गुजारना है। ग्रेन्यूल्स बन गए, ग्रेन्यूल बना के उनको ये ड्राइंग करनी है। ड्राइंग करने के बाद दोबारा से सीव से गुजारना है ताकि आपके पार्टिकल साइज एक जैसे यकजा हो। नेक्स्ट फिर उसके साथ लुब्रिकेंट ऐड करना है, और फिर उसको मशीन में से गुजार के उसकी कंप्रेशन कर देनी है। और लास्ट में ऑप्शनल होता है कि आपने कोटिंग करनी है। कुछ की कोटिंग होती है, कुछ की कोटिंग नहीं होती। ड्राई ग्रेनुलेशन में डिस्पेंसिंग के बाद मिक्सिंग है, मिक्सिंग के बाद डायरेक्ट जो है उसको कंप्रेक्शन करके स्लग बनाया जाता है। फिर स्लग को जो है वो तोड़ के उसको एक स्पेसिफिक पार्टिकल साइज में लेके जाते हैं।
इसके बाद ये पार्टिकल साइज बन चुका है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको आप मिक्सिंग में लेके जाओगे, मिक्स करोगे लुब्रिकेंट के साथ, फिर मशीन में ले जाओगे, कंप्रेशन करवाओगे, फिर ऑप्शनल है कोटिंग होती है और कोटिंग नहीं होती। और तीसरा हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन था, उसके अंदर आपने जो है उसके साथ एडिटिव्स और एक्टिव्स को मिक्स करके डायरेक्टली मशीन पे लेके जाना है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो है वो ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं और उनकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज बेहतर होती हैं। हमारे पास नेक्स्ट है कैप्सूल्स। कैप्सूल जो है ये भी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर आता है। इसमें जो है दो तरह के कैप्सूल्स होते हैं, एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं और एक सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ये देखें, ये सॉफ्ट की एग्जांपल है, ये दो शेप्स के अंदर ये सॉफ्ट हैं। और हार्ड जो हैं, हार्ड के कैप होता है, नीचे बॉडी होगी और ऊपर कैप होगा। मोस्टली हम लोग जो घरों में कैप्सूल यूज करते हैं वो हम लोग मोस्टली तौर पे हार्ड ही यूज हो रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कमर्शियली अवेलेबल मेडिसिन की, दैट इज योर राइजिक। राइजिक कैप्सूल जो होते हैं वो हार्ड जेलेटिन है। यहाँ पे ऊपर डायग्राम में ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट से, ये हार्ड जेलेटिन है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। ये किस चीज के बने होते हैं? ये जेलेटिन के बने होते हैं, इसके साथ मे बी स्टार्च मिक्स हो सकती है। और ये आप जो है स्वॉलो करते हो, कंप्लीटली तौर पे स्वॉलो करते हो, उसको खोल के स्वॉलो नहीं करते हो, उसको एज अ होल स्वॉलो करना होता है। बॉडी के अंदर जाके ये डिजोल्व हो जाते हैं और ड्रग आपकी बॉडी में जो है के लिए अवेलेबल होती है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए। हार्ड जेल जो कैप्सूल होते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो होते हैं, उसकी एक बॉडी होती है और एक उसका कैप होता है। बॉडी एंड कैप। जो आपकी ड्रग होती है वो बॉडी के अंदर होती है और कैप ऊपर से आके उसका बंद होता है, और जब कैप बंद होता है तो एक क्लिकिंग साउंड आती है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स है वो लार्ज स्केल के भी हो सकती है, स्मॉल स्केल के लिए भी हो सकती है। स्मॉल स्केल के ऊपर मैनुअल हैंडलिंग होती है, मैनुअली तौर पे जो है मैनुअली तौर पर कैप्सूल को जो है फिल किया जाता है। और लार्ज स्केल के ऊपर हम लोग मशीन्स वगैरह को यूज करते हैं, जिसके जिसके साथ जो है हम लोग फिलिंग ऑफ कैप्सूल करते हैं। अब थोड़े से स्टेप्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले आपने एक्टिव और उसके अलावा एडिटिव्स को मिक्स करके जो है फॉर्मुलेशन बना लेनी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है आपने कैप्सूल साइज जो है वो सिलेक्ट करना है कि आपकी मेडिसिन आपने कौन से कैप्सूल के साइज के अंदर डिस्पेंस करनी है। कैप्सूल साइज की अगर हम बात करें तो हम लोग ये हार्ड कैप्सूल्स को देखते हैं, हार्ड जेलेटिन को। डिफरेंट तरह के कैप्सूल साइज मौजूद हैं, छोटे भी और बड़े भी, उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ठीक है। अब हर साइज के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो आ सकती है। जैसे ये 000 जो है इसके अंदर 975 मिलीग्राम तक ड्रग आ सकती है। जो 00 इसके अंदर 650 मिलीग्राम तक ड्रग आ सकती है। जो जीरो है इसके अंदर 490 मिलीग्राम तक ड्रग आ सकती है। वन साइज के अंदर देखें, टू साइज के अंदर, थ्री साइज के अंदर, फोर साइज के अंदर एंड फाइव साइज के अंदर। अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि कैप्सूल साइज टोटल कितने हैं और कौन से साइज के अंदर कौन सी कितनी को जो है पाउडर ड्रग आ सकती है या कितना को जो है वो लिक्विड ड्रग आ सकती है। तो ये इसके लिए मैंने आप लोगों को ये डायग्राम शो किया। आपने फॉर्मुलेशन बना ली, फिर आपने देख लिया कि मैंने जो है 500 mg का जो है ना वो बनाना था कैप्सूल, तो उस हिसाब से फिर मैं ये जीरो साइज का सिलेक्ट करूंगी और इसके अंदर हमारी मेरी 500 mg जो है वो पाउडर फॉर्म में ड्रग इजीली आ जाएगी। मैंने सिलेक्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसकी फिलिंग होती है। फिलिंग मैंने आपको बताया कि मैनुअल भी होती है और मशीन से भी होती है। अगर हम लोग मशीन फिलिंग की बात करें तो ये देखें, ये मशीन की फिलिंग है। इसमें ये इस स्लाइडिंग के अंदर जो है सेल बॉडी होती है, पहले इसके अंदर पाउडर सारा मिक्स होता है, उसके बाद फिर इसी मशीन से इसके कैप बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। मैनुअल फिलिंग भी होती है, मैनुअली जो है उस फिल किया जाता है। सेमी ऑटोमेटिक भी होती हैं और कंप्लीटली ऑटोमेटिक फिलिंग भी होती है, डिपेंड करता है आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो किस स्केल का आपने बनाया हुआ है। उसके बाद कैप्सूल सीलिंग। कैप्सूल सीलिंग जो है वो ऑप्शनल है, कुछ सेटअप्स पे होती है कुछ पे नहीं। और लास्ट में जो है कैप्सूल जो है उसको क्लीन किया जाता है, ब्रश से क्लीन किया जाता है, क्लॉथ से क्लीन किया जाता है, ताकि उसके जो जेलेटिन है वो शाइनी हो जाए और फिर वो रेडी टू पैक होता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास है फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सी डोजेज फॉर्म्स होती हैं? ये वो डोजेज फॉर्म्स हैं जैसे ऑइंटमेंट्स हो गई, क्रीम्स हो गई, जेल हो गया, जो कि हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं या आईज में अप्लाई करते हैं या नोज में या इंटरविजाइनली अप्लाई करते हैं या रेक्टम में अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो है ये टॉपिकल ही प्रिपरेशंस के ऊपर मोस्टली टॉपिकली होती हैं। इनका जो थेराप्यूटिक, ये मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं।
अगर हम लोग मेडिकेटेड यूज करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। अगर हम नॉन मेडिकेटेड यूज करते हैं तो नॉन मेडिकेटेड ज्यादातर जो है स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए या एज अ लुब्रिकेंट या एज अ मॉइस्चराइजर काम करती हैं। इसको बनाने के अगर हम तरीके को देखें तो इस फॉर्मुलेशन के अंदर जो है, अगर हम लोग एक्टिव तो वही होगा। अगर मेडिकेटेड की बात करें, मेडिकेटेड की फॉर्मुलेशन की बात करें, तो मेडिकेटेड के अंदर एक्टिव तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो जिस थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए हम ले रहे हैं वो डिसाइडेड है। उसके अलावा एडिटिव्स कौन कौन से यूज होते हैं? हमेशा जो आपकी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होती है, सॉलिड डोजेज फॉर्म की निस्बत वो ज्यादा प्रोन है माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन से, या वो लेस स्टेबल है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूंगी कि वो लेस स्टेबल है। तो इसके अंदर एडिटिव्स थोड़े से उससे ज्यादा ऐड ऑन किए जाते हैं। इसके अंदर हम लोग प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं ताकि माइक्रोब की जो है साइडल या स्टैटिक इफेक्ट आ सके। एंटी माइक्रोबियल भी कहलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड ऑन करते हैं। सॉलिबलाइजर्स ऐड ऑन करते हैं। ये सारे आपके स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए। उसकी थिकनिंग एजेंट्स ऐड करते हैं ताकि वो थिक हो, ताकि स्किन के ऊपर ज्यादा देर के लिए स्टे करे। जितनी ज्यादा देर के लिए स्टे करेगी उतनी ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज्यादा वो ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचेगी। उसके अंदर कोई ना कोई इमल्सिफाइंग एजेंट एंटर करेंगे, क्योंकि अगर लिक्विड और ऑयल दो तरह के उसके अंदर फॉर्मुलेशन के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं तो आपस में इमल्सिफाई हो सके। ये ना हो कि जो है ऑइंटमेंट बेस जो होती हैं वो ऑयली भी होती हैं, और ऑइंटमेंट सॉरी जो आपकी सेमी सॉलिड की बेसिस होती हैं वो ऑयली भी होती हैं, सेमी सॉलिड की बेसिस जो होती हैं वो वाटर एक्वस भी होती हैं। लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स एक्वस होते हैं उनके अंदर, कुछ ऑयली होते हैं। तो एक्वस को ऑयल के अंदर मिक्स करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं ताकि जो है ऑयल और वाटर आपस में सेपरेट ना हो जाए। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। ये सारा हो गया उसका फॉर्मुलेशन। ठीक है। डिफरेंट प्रिपरेशंस की डिफरेंट तरीके से जो है फॉर्मुलेशन की जाती है। जैसे एक प्रिपरेशन है आपने आई के अंदर डालनी है, आई के अंदर जो प्रिपरेशन डालनी है वो स्टेराइल होगी, उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, वो उसकी स्टेरिलिटी होगी। एक है क्रीम है जो आपने हाथों के ऊपर लगानी है या जख्मों के ऊपर, बिल्कुल स्किन के ऊपर लगानी है, उसकी स्टेरिलिटी डिफरेंट होगी ऐसी ऑइंटमेंट से या ऐसी क्रीम से जो कि आपने आइस के अंदर, ऐसी ऑइंटमेंट से जो आपने आइस के अंदर इंस्टॉल करनी है। अब हम लोग ऑइंटमेंट की बात करते हैं। ऑइंटमेंट की अगर हम सेमी सॉलिड्स के अंदर ऑइंटमेंट की थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। उन्होंने टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग बताई है, फॉर्मुलेशन ऊपर उन्होंने बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसीजर है वो नीचे ऑइंटमेंट का भी बता रहे हैं। ऑइंटमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम देखें, सबसे पहले थोड़ा सा ऑइंटमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। ऑइंटमेंट क्या है? ऑइंटमेंट एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ये ग्रीजी होती है, ऑयली होती है। इसका मतलब है कि इसकी जो बेस है ना वो ऑयली बेस है। इस ये मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, ये नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। अगर ये मेडिकेटेड है तो इसके अंदर कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। अगर ये नॉन मेडिकेटेड है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं है। इसको आप एज अ लुब्रिकेंट, एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ प्रोटेक्टिव यूज कर रहे हो। सिंपल ऑइंटमेंट की एग्जांपल हो गई जैसे। और ज्यादातर जो है इसकी जो प्रिपरेशन जो होती है, मैंने आपसे बताया इसकी बेस जो है जिसके अंदर आप ड्रग एंटर करवा रहे हो, वो जो बेस है दैट इज फैटी, दैट इज ऑयली। मोस्टली ये हार्ड पैराफिन, लिक्विड लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन और सीटोस्टेराइल अल्कोहल, इस तरह की चीजें, इस तरह की फैटी बेसिस से मिलके बनती है इसकी बेस। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, अगर हम लोग इस मैन्युफैक्चरिंग के तरीके देखें ना, तो स्मॉल स्केल के ऊपर एक तरीका है, एक लार्ज स्केल के ऊपर तरीका है। अगर हम देखें कि एक तरीका है ट्रिचुरेशन या मैकेनिकल मेथड। इसके अंदर ट्रिचुरेशन के तरीके के अंदर आप ग्राइंडिंग करते हो। ठीक है। ग्राइंडिंग के तरीके से जो है आप तमाम सब्सटेंसेस को जो है आपस में मिक्स कर लेते हो। इसमें ये चीज होता है कि थोड़ा थोड़ा करके आप इंग्रेडिएंट ऐड करते जाते हो बेस के अंदर, और साथ साथ आप मिक्सिंग करते जाते हो। थोड़ा इंग्रेडिएंट ऐड किया बेस के अंदर, साथ साथ आपने मिक्सिंग की। इस तरीके से ग्रेजुअली अमाउंट ऑफ ड्रग बेस के अंदर ऐड ऑन कर करके आपने जो है ड्रग को कंप्लीटली तौर पर, यूनिफॉर्मली तौर पर जो है बेस के अंदर मिक्स कर लिया, और आपकी एक यूनिफॉर्म सी ऑइंटमेंट तैयार हो जाएगी। दूसरा मेथड फ्यूजन मेथड है। उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप तमाम की तमाम चीजों को एक ही जो है बीकर में कह लें, या एक ही फ्लास्क में कह लें, या एक ही वेसल में कह लें, ले लेते हैं, उनको हीट करते हैं। फ्यूजन को होता है हीट करके मेल्ट करते हैं उसको। सारे इंग्रेडिएंट्स मेल्ट होकर आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। फ्यूजन मेथड के अंदर सारी और साथ साथ आप ना उसको हिलाते रहते हो, आप उसको स्टिर करते रहते हो। तो फ्लेम इतना ज्यादा नहीं रखते। जैसे जैसे हर चीज का जो है मेल्टिंग पॉइंट आता जाएगा, वो पिघलती जाएगी, मेल्ट होती जाएगी और दूसरी चीज के साथ मिक्स होती जाएगी। एक पॉइंट आएगा, सबके मेल्टिंग पॉइंट कवर हो जाएंगे और सारा एक होमोजीनियस सा मिक्सचर बन जाएगा।
फ्यूजन मेथड की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये ज़्यादातर हम लोग जो सिंपल ऑइंटमेंट बनाते हैं जिसमें हम चार तरह की बेसिस ऐड ऑन करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि लिक्विड वाइट सॉफ्ट लिक्विड पैराफिन होती है, उसके अलावा हार्ड पैराफिन होती है, उसके अलावा सीटोस्टेराइल अल्कोहल होता है। ये सारी इस तरह से जो चीज़ें आप सारी ऐड ऑन करते हो, ये सारी बेसिस हैं। इनको जब आप फ्यूज करोगे, हीट करोगे, तो ये एक आपको ऑइंटमेंट बेस बना देगी, एक ऑइंटमेंट बेस। तो सिंपल ऑइंटमेंट भी इसे कहते हैं। तो सिंपल ऑइंटमेंट फ्यूजन मेथड से बनती है। फिर हम लोग आगे बात करें कि ट्रिचुरेशन वाली जिसमें ग्राइंडिंग हो रही थी, ज्यादातर जो हमारी मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स हैं उसमें हम ये करते हैं कि हम लोग पहले बेस बना लेते हैं, फिर मेडिकेशन उसकी बाद में एंटर करते हैं। तो ये हम लोग ट्रिचुरेशन से करते हैं कि बेस आपने पहले रेडी कर ली, उसके अंदर फिर जब आप मेडिसिन थोड़ी थोड़ी करके डालते जाते हैं एपीआई, और साथ साथ मिक्स करते रहते हैं। एपीआई डालते गए, साथ साथ मिक्स करते गए, ग्रेजुअली एपीआई डालते रहे और साथ साथ उसको ग्राइंड करते रहे या मिक्स करते रहे। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी मिक्सिंग हो जाती है, दूसरा आपके अगर एपीआई का साइज बड़ा था या साइज डिफरेंट था तो वो ग्राइंडिंग से उसका साइज भी कम हो जाएगा, साइज भी उसका वो यूनिफॉर्मली तौर पर एक मेडिकेटेड ऑइंटमेंट तैयार हो जाएगी। इसकी एग्जांपल जिंक ऑक्साइड की ऑइंटमेंट कर लें, सल्फर ऑइंटमेंट कर लें, डिफरेंट ऑइंटमेंट्स जो है वो ट्रिचुरेशन मेथड से बनती है। फिर आगे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम्स की अगर बात करें तो क्रीम भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और ये अगर इमल्शंस के साथ इसकी एग्जांपल दी हुई है कि स्किन के ऊपर जो है अप्लाई की जाती है। ये मेडिकेटेड भी होती है, नॉन मेडिकेटेड भी होती है। इसमें दो इसकी टाइप्स हैं, एक ऑयल इन वाटर, एक वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर के अंदर एक कॉन्टिन्यूस फेस है, एक डिसकॉन्टिन्यूस फेस है। ठीक है। कॉन्टिन्यूस फेस जो है वो नाम से बता रही है कि वो एक जो है डिस्पर्शन मीडियम है। डिसकॉन्टिन्यूस फेस जो होती है वो डिस्पर्स फेस होती है, जो उस कॉन्टिन्यूस फेस के अंदर मिक्स होती है। ऑयल इन वाटर के अंदर ऑयल जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस फेस है और वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूस फेस है। ऑयल जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस फेस है तो उसको डिस्पर्स्ड मीडियम भी कहेंगे। और उसके अलावा जो वाटर इन ऑयल है, इसके अंदर वाटर जो है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस मीडियम और ऑयल जो है वो कॉन्टिन्यूस मीडियम है। ठीक है। अब हम लोग अगर इसकी प्रिपरेशन की मेथड देखें, इसकी अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग देखें तो इसके स्टेप्स क्या हैं? वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड एंड बॉटल मेथड। अब ये चीज बनाने के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, मेजर तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक है आपका ऑयल, एक होता है आपका वाटर, और ऑयल और वाटर को आपस में मिसेबल बनाने के लिए एक होता है एमल्सिफाइंग एजेंट। इन तीनों मेथड्स के अंदर इंग्रेडिएंट सेम है, बस क्वांटिटी ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट एंड मिक्सिंग ऑर्डर डिफरेंट है। वेट गम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? वेट बर्न गम मेथड के अंदर इन्होंने सबसे पहले कॉम्पोजिशन बताई है कि 4:2:1। ठीक है। 4:2:1 के अंदर जो है इन्होंने मिक्सिंग करनी है। इसमें जो 4 है दैट इज योर ऑयल, 2 इज योर वाटर एंड 1 इज योर गम, जो इसको एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं। तो वेट गम के अंदर कह रहे हैं कि सबसे पहले हम गम को वेट कर लेंगे। हम 1% जो गम थी उसके अंदर हम वाटर जो है वो 2% ऐड ऑन करके एक स्मूथ सी जो है पेस्ट बना लेंगे। फिर जो 4% ऑयल था हम उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो ऐड करते जाएंगे उस प्रिपरेशन के अंदर, और साथ साथ उसको ट्रिचुरेट करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। कॉन्टिन्यूस ट्रिचुरेशन करनी है आपका जो है। अगर आप मैनुअली तौर पे हाथ से कर रहे हो, स्मॉल लेवल पे कर रहे हो, तो हाथ रुकना नहीं चाहिए। अगर आप मशीन से कर रहे हो तो मशीन रुकनी चाहिए, क्योंकि जहां भी आपकी ट्रिचुरेशन रुकी वहां पे आपकी जो है ब्रेकिंग हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन की, ऑयल और वाटर अलग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये ड्राई गम मेथड के अंदर जो है रेशो सेम है, 4:2:1, लेकिन इसके अंदर मिक्सिंग ऑर्डर डिफरेंट है। मिक्सिंग ऑर्डर क्या है? ड्राई गम के अंदर गम ने ड्राई रहना है, तो गम के साथ हम वाटर नहीं मिक्स करेंगे, हम गम के साथ क्या मिक्स करेंगे? ऑयल। और फिर हम वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालेंगे। नाम बता रहे हैं कि मिक्सिंग ऑर्डर क्या है। पहला नाम क्या था? वेट गम। पानी के अंदर पहले वाटर डाल के उसे वेट करेंगे, ऑयल बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। ड्राई गम मेथड के अंदर गम के अंदर आप सबसे पहले ऑयल मिक्स करोगे और वाटर लास्ट में ड्रॉप बाय ड्रॉप करके कॉन्टिन्यूस ट्रिचुरेशन के साथ ऐड करोगे। ट्रिचुरेशन जो है वो आपकी रुकनी नहीं चाहिए, मिक्सिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए, वरना आपका एक होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बॉटल मेथड जो है ये है तो ड्राई गम मेथड जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड है, क्योंकि इसके अंदर वाटर, ऑयल और गम की जो रेशो है वो डिफरेंट है। इसके अंदर जो है, या तो मैं कह दूं आपको
कि गम थोड़ी ज़्यादा डलती है, या मैं ये कह दूं कि गम की निस्बत जो है, जो आपका ऑयल होता है और जो आपका वाटर होता है वो थोड़ा कम डलता है। तो रेशोज देखें, 3:2:1 या 2:1:1 के अंदर इमल्शन बनती है। और है ये ड्राई गम, इसका मतलब है कि गम के अंदर सबसे पहले ऑयल मिक्स होगा, एक पेस्ट बन जाएगी, उसके बाद आपने वाटर की क्वांटिटी जो है जितनी भी डिसाइडेड है वो आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप एंटर करनी है विद कॉन्टिन्यूस स्टिरिंग या कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग, तो बॉटल मेथड बन जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपको आ जाता है कि जो बॉटल मेथड है ये किस मेथड की मॉडिफिकेशन है, तो ये ड्राई गम की है, बस इसके अंदर जो रेशो ऑफ वाटर ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट है ये डिफरेंट होता है। फिर हमारे पास आते हैं प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म।